वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, अब मैंने बिल्कुल ठीक ठीक कहा है। और यहाँ इस वक्त हमारे पास एक कॉलर है। हम मेरा ख्याल है हम स्ट्रेट हुए हम अपने कॉलर के पास जाते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम सैयद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे आज आपसे दो सवाल पूछने हैं डॉक्टर साहब से। एक तो पहला सवाल ये है कि ज़रा ये बताइए कि एक हेल्दी लेवल जो है HDL और LDL का वो आमतौर से क्या होना चाहिए, स्पेशली फॉर एल्डरलीज के लिए। और दूसरा सवाल ये है कि अगर LDL को आपको रिड्यूस करना हो काफ़ी, तो उसके लिए क्या ग़िज़ा में तब्दीली लानी ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के हिसाब से अगर कहीं मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है उस एस्पेक्ट को। और बहरहाल मोटिवेशन तो अपनी जगह पर है ही, जहाँ कहा जाता है ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। देखिए मोटिवेशन कहाँ तक काम करता है। जी शुक्रिया, खुदा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। जी थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अगेन। और इसमें पहले HDL पे बात कर लेते हैं। तो HDL की आपने भी हमारा देखा होगा, जिस तरह हम नगीना से बात कर रहे थे और HDL को हाईलाइट कर रहे थे, तो एक्सरसाइज ऑफ कोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पहले आपने लेवल्स की बात की है। तो लेवल्स जो रिकमेंडेड हैं, जो नाइस गाइडलाइंस हैं, यूरोपियन गाइडलाइंस हैं, अमेरिकन गाइडलाइंस हैं, सब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि HDL जो है वो 1 मिलीमोल से ज़्यादा होना चाहिए, आइडियली 1.2 मिलीमोल्स। लेकिन ये बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हम देखते हैं उनमें ये पॉसिबल नहीं होता कि 1.2 से ऊपर हो, बल्कि नॉर्मली अराउंड 1 के करीब जनरल पॉपुलेशन का ये लेवल होता है। तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इसको मैं पुलिस मैन कहता हूँ। वो इस तरह के ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और LDL जाके डिपॉजिट होता है हमारी कॉरोनरी आर्टरीज में, तो HDL जाके उसको अरेस्ट करता है, अरेस्ट करके वापस लाके प्रिजन में डालता है। जो प्रिजन है लिवर है, और उसको फिर से उस चक्की में पीसना पड़ती है उसे, और फिर उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि HDL करता क्या है, कि इसकी इफादियत क्या है, इसकी इतनी ज़रूरत क्या है कि इसका लेवल ज़्यादा होना चाहिए। तो वो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो 1.2। और सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन है कि LDL को कहाँ पे होना चाहिए एक एल्डरली पॉपुलेशन में, तो देखिए उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन वाली जो सिचुएशन है उसमें जिन लोगों को अभी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई है, तो उसको हम फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। जिनमें एंजियोग्राफिकली डायग्नोज हो गई है, एंजियोग्राम पे ये साबित हो गया है कि उनकी आर्टरीज में नैरोइंग्स हैं, तो उनको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो वो फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात आ जाएगी। तो करंट जो गाइडलाइंस हैं, नाइस गाइडलाइंस जिनको हम बोलते हैं, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए तो कोई टारगेट नहीं है जी, उसमें तो कोई नंबर्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है उसको। अब देखिए, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो ये बड़ी सिंपल बात है। तो आजकल गाइडेंस ये है कि जो बेस लाइन आपके लेवल्स हैं, अगर आप उससे 30% नीचे कर लें विद एक्सरसाइज, विद डाइट और विद मेडिकेशन, जो मोस्ट कॉमनली स्टैटिन्स होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने रिस्क रिड्यूस कर दिया फॉर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, और उससे प्रिवेंशन हो गई। जो सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात है, बात ज़रा लंबी हो गई है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसमें हमारे टारगेट्स डेफिनेटली हैं। उसमें हम चाहेंगे कि जो LDL है वो आइडियली लेस देन 2 मिली पे आ जाए, 2 मिलीमोल्स पर लीटर पे। लेकिन ये भी अचीव करना इतना पॉसिबल नहीं होता हमारे जनरली जिन लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और HDL को हम एलिवेट कर लें किसी भी तरीके से मोर देन 1। तो जो थोड़ा सा अब हम बल्दीश को इन्वॉल्व करेंगे कि डाइटरी एस्पेक्ट्स जो है, आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि वो हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्या ला सकते हैं कि हमारा HDL ऊपर चला जाए और LDL जो है फर्दर नीचे आ जाए। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट, हमारा तो रोज़ का ये काम है। और आपको मैं बिल्कुल ऑन एयर ये एग्री करता हूँ कि ये सारे टारगेट्स अचीव करने इतने इजी नहीं है हम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए भी। तो हम स्टैटिन से इतनी इश्यूज हैं, लोग बड़े खफा होते हैं कि देखो ये इतने मिलीग्राम दे दिए, ये कर दिया, इतनी सारी स्टैटिन्स हैं। तो हम कोशिश तो पूरी करते हैं। तो बाकी असल बात तो है जी प्लाक स्टेबलाइजेशन, जो हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ इस बात पे, वो आप कैसे अचीव करेंगे, उस पे आके सारी बात खत्म होती है।
तो आप प्लीज डाइट के बारे में जरा लोगों को बताएं। बेसिकली आपका एक क्वेश्चन था LDL को कैसे डाइट से लाइफस्टाइल से। तो पहली बात ये है इट्स अ सैचुरेटेड फैट, हमारी जो डाइट में हम खाते हैं दैट सीम्स टू बी इफेक्टिंग हमारा LDL लेवल। और सैचुरेटेड फैट हमारी स्पेशली एशियन कुकिंग में इज़ मेनली जो हम घी की बनी हुई चीज़ें, बटर की बनी हुई चीज़ें, और हमारे घरों में जो मिठाइयाँ हर रोज़ कोई फंक्शन होता है वो ज़्यादा खाने से, और डेफिनेटली फास्ट फूड ज़्यादा खाने से, और फ्राइड फूड्स, बिकॉज हमारे जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं दे सीम टू बी डीप फ्राइड। ऑब्वियसली सैचुरेटेड फैट जो है दैट विल इंक्रीज LDL, लेकिन देयर आर सम फूड्स हमारी डाइट में जो LDL को कम भी करते हैं, and we need to concentrate, get the right balance। और ये जो foods है includes things like the soluble fiber, जैसे हमको हमारी दाल में मिलती है, छोले राजमा में मिलती है, लेकिन we tend to spoil it। हम बनाते तो वो चीज़ें हैं, लेकिन या तो हम घी में बना लेते हैं, या अगर हम तेल का तड़का लाते हैं ऊपर में एक स्पून बटर का डाल लेते हैं। So we need to get the balance, right? Porridge जो है या cereals जैसे oats हैं या कोई भी barley based हैं, वो भी LDL को चूस लेते हैं। So that's a very good food. सोया एक चीज़ है जो obviously far east में ज़्यादा खाते हैं, हमारे लोग इतने लेकिन आजकल तो सोया मिंस मिलता है, soya burgers and so on, so soya is very good। और एक और चीज़ which is very good जो हमारे community में you know there's a mixed messages, वो है nuts। nuts जो है जैसे बादाम ले लें, पिस्ता, walnuts, any nuts really can help in reducing LDL, लेकिन ध्यान रखें कि nuts are very high in calories। so अगर you're trying to lose weight आप हिसाब से खाएं, क्योंकि nuts very moorish, आपने पैकेट खोल लिया तो मंचिंग या। दूसरी बात ध्यान रखना है कि nuts को always have unsalted, क्योंकि salt, very high salt intake is linked with blood pressure। लेकिन अगर आपको और information चाहिए to target LDL specific to you, आप मुझे मेरे साथ बात कर सकते हैं at Heart UK। I can give you individual advice। मगर मैं clarification चाह रही हूँ आपसे बल्दिश, कि मैंने ये सुना है कि after the age of 60 or 65 something like that, saturated fat या butter या it doesn't affect you as much। ये मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन I'm not sure कि ये कहाँ तक जो है ये सही है। Basically at the moment, Jasmine, it's a very good point, क्योंकि at the moment काफ़ी trials run हो रही है regarding saturated fat and its link with LDL। कई experts का कहना है कि there is no link। कई का कहना है there is a definite link। so at the moment नहीं, at the moment हम advisory committee की report की wait कर रहे हैं, so hopefully soon we'll have the right answer। इसका थोड़ा सा मैं साथ ऐड कर, कॉलर्स हमारे वेट कर रहे हैं इसमें, तो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, काफ़ी हमारी इल्म में इजाफा हो रहा है। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर आप सुबह के टाइम एक लहसुन का वो पीस खा ले तो उससे बेहतर हो जाता है, और कोई ये कहते हैं कि लहसुन के ऊपर वाला और नीचे जो होता है उसमें बड़ी डेंजरस चीज होती है, वो नहीं खाना चाहिए। और ये किस तरह खाना चाहिए लहसुन को? प्लीज अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो क्या उससे बेहतर होता है? और प्लीज कोई ऐसे भी घर का कोई ऐसा नुस्खा बताए देसी, जिससे कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सके। और डाइट प्लान भी बताइएगा कि वेट लूज करने के लिए सुबह के टाइम एग, कहते हैं बॉइल्ड एग खाने से, जर्दी निकालने से वेट कम होता है, और आप एक वो ब्रेड का पीस साथ ले ले। तो प्लीज जरा थोड़ी सी इसके बारे में भी बताएं, हमारे बहुत सारे बहन भाई इसमें काफी ज्यादा परेशान हैं। और दूसरी एक जरूरी बात कि मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि ये ऑयल खाना छोड़ दे, देसी घी इस्तेमाल करे, बटर इस्तेमाल करे तो वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। यही मैंने हमसे कि हम बात कर रहे हैं कि क्या बड़े कंफ्यूजिंग मैसेजेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। लेकिन आपने जो बात देसी नुस्खों की पूछी है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ रही है जो कि गलत नहीं,
दे जी, जो कि एक गलत बंदा है मैं कहूँगी। वो तो आपसे ही जो है मेरा ख्याल है ये मुश्किल ही होगा कि आप कोई देसी नुस्खे की बात करें। बल्दिश, आप कुछ कहना चाहेंगी? या बेसिकली लहसुन की बात जो आपने की है, गार्लिक जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं विच कैन हेल्प, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होती हैं हेल्प। एक कहने का मतलब कि आप लहसुन खाने से या सुबह खाएं या शाम को खाएं मेक्स नो डिफरेंस। और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, इट विल बी शॉर्ट टर्म। गार्लिक इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर हेल्थी डाइट एंड लाइफस्टाइल, और अगर आपको मेडिकेशन दी जाती है इट्स देयर, अगर आपको यूज़ करना है इट्स गुड, नहीं यूज़ करना है दैट्स फाइन एज वेल। जी बिल्कुल। और आपने अभी पूछा था कि 60 की एज से ऊपर जो अक्सर हमारे कॉलर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो शायद इस एज ग्रुप में भी हैं जो ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि भाई अब देखो 60 के हो गए तो अब क्या करना चाहिए। उसमें बहुत सारा एविडेंस है। 2002 तक तो हमें नहीं आइडिया था, फिर एक स्टडी आई थी ऑन वन ऑफ द स्टैटिन्स जिसने फर्स्ट टाइम ये डॉक्यूमेंट किया था कि जो एल्डरली हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, एलडीएल लोअरिंग और एचडीएल को थोड़ा बहुत अगर ऊपर कर सकें आप तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो इसमें बिल्कुल जो है ना दूसरी राय नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 या 70 के हो गए तो अब इसको कोलेस्ट्रॉल को लाइटली लेना चाहिए। नहीं, मगर कोलेस्ट्रॉल से फिर आपका मतलब कहने का ये है कि फिर उनको अगर वो सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो उससे जो है उनका एलडीएल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और उसको कम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दूसरे एज ग्रुप्स में। एक तो ये आपका थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, और सेकेंडली आपने बहुत अच्छा एक समरी इनको दी है डाइट के बारे में। ये हमारे बिल्कुल वही वाले क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। लहसुन बहुत पसंद है लोगों को, और ये अदरक बड़ा पसंद है, और ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करना, इनका कुछ ना कुछ बनाना और फिर खाना, वो सुबह खाना है, दोपहर को खाना है कि रात को खाना है। हम किसी चीज़ के एंटी नहीं हैं, जो आपका दिल करता है करें। अगर किसी इंडिविजुअल का हमें बिल्कुल उसमें देखें, बिल्कुल उससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हम क्योंकि एविडेंस पे बात करेंगे ना, तो एविडेंस ये लहसुन और इन चीज़ों पे इतने बड़े बड़े ट्रायल्स नहीं किए हैं। वो सारा डाइट ओवरऑल जो हम मॉडिफाई करते हैं उसका बेनिफिट होता है, किसी एक चीज़ का नहीं होता। और मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो एक्सरसाइज, जी एक्सरसाइज, उनकी बात अभी सही साहब की वो रह गई है, वो हम किसी अगले प्रोग्राम में जरूर, क्योंकि अब टाइम इतना थोड़ा रह जाता है। तो मैं ये आपसे कहती थी कि जो आपने कहा ना कि लहसुन की बात, अगर कोई लहसुन ले रहा है और अगर उसको नजर आ रहा है कि कोई इससे फायदा है, तो do you think that that's a good enough proof that it is working for that person? Can I just say what tends to happen? जो भी लोग take on board लहसुन हो या कोई भी और चीज़ें, psychologically they don't realize they're making other changes as well उनकी डाइट में, क्योंकि सुबह वो लहसुन खा रहे हैं लेकिन उनको कि शायद दोपहर को मैं थोड़ी सी चेंज करूँ डाइट। सो इट्स द ओवरऑल चेंज हमारी डाइट में, नॉट जस्ट द लहसुन या वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। और एक छोटी सी बात ऐड कर दूं मैं, सॉरी, अभी रिसेंटली कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो लोग अर्ली डिनर ले लेते हैं ना अराउंड 7 o'clock फॉर एग्जांपल, तो उनमें जो अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं उसमें ग्लूकोज लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़े कम दिखते हैं। हाँ। जो लेट खाते हैं डिनर्स 9 बजे 10 बजे, आपने बहुत अच्छी और वो उनके आप सुबह को जब आप करेंगे उनका ब्लड टेस्ट तो ग्लूकोज भी ज्यादा आएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी, तो आप मिस गाइड होंगे। तो ये लाइफस्टाइल की जो बात हो रही है उसमें जो टाइमिंग्स ऑफ द मील्स हैं वो चेंज करना निहायत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लहसुन ही खाते नहीं रहना चाहिए, बाकी बहुत कुछ करते बहुत सी चीजें, बहुत से फैक्टर्स हैं। जी, एक कॉल, हमारे कॉलर हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। एक बात में ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे पहले लोग थे, दादा दादी नाना नानी, ये तो इतनी मेडिसिन नहीं खाया करते थे, उस वक्त कोई इतनी ज्यादा मेडिसिन होती भी नहीं थी, और ये इन्हीं चीजों पे गुजारा करते थे। सौंफ खा लेनी, बच्चों की नजर के लिए गाजर उनको दे देनी, और ये चीजें, मेरी दादी 100 साल की थी लेकिन उनकी नजर इतनी तेज थी, वो खुद पढ़ाई करती थी। और ये अब क्यों इतनी मेडिसिन पे जोर दिया जाता है और देसी दवाइयों से मना किया जाता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता? मेरे तजर्बे में ये है कि जितना अपने इन बड़ों के टोटकों से फायदा होता है ना, उतना मेडिसिन, सब मेडिसिन पे लिखा होता है साइड इफेक्ट। एक चीज को हम ठीक करते हैं दूसरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, लेकिन प्लीज मेडिसिन कम से कम इस्तेमाल करना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है।
मेरी राय ये है, बाकी आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, आप अपनी राय। जी बिल्कुल नहीं, देखिए अब मैं थोड़ा सा आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ऐसी बिल्कुल हम देखें, हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारे व्यूअर्स को। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप लहसुन ना खाएं, ये ना करें, वो ना, सब कुछ करना चाहिए। जिस बात को पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं वो ये है कि पूरा ओवरऑल लाइफ में चेंज लानी चाहिए। अब स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, अब इंटरनेट है, अब इतना मीडिया है, जगह जगह आपको न्यूज़ मिलती हैं। और वो हमारे दादा और नानी और उस ज़माने में ये सारी स्ट्रेस कहाँ थी बताइए आप मुझे। फैमिली सिस्टम था, सपोर्ट सिस्टम थी, सब खुश रहते थे। अब हर एक बंदा अपनी अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार रहा है और उसको तो पता ही नहीं चलता साल कैसे गुजर जाता है। तो देखिए बहुत सारी सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी आ गई हैं, डाइटरी चेंजेस आ गई हैं, चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं, इतना कुछ तो हो गया है। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू करेंगे। चेंजेस का एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन नहीं, बहुत सा आपने अच्छी बातें बताई और वाकई जैसे आप कह रहे हैं कि होलसम जो है एक हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए। हाँ, और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत छोटा सा आज ब्रीफ था हमारा जो इंटरेक्शन थी, और आपसे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा जो होगा वो मज़ेदार एक सेक्शन होगा, और इसके अलावा जो आपको पता है मेंटल एटीट्यूड्स पर भी बात होती है। सो विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।